नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हमने अभी तक विश्व भूगोल का अध्ययन किया और विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने अभी तक सभी महाद्वीपों का अध्ययन किया, जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और सभी जो 6 महाद्वीप थे उनके बारे में जाना। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई इतने महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं बनते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। इसके बाद हमने अभी पिछली वीडियो में विश्व की सभी नदियों के बारे में जाना था, उनका उद्गम स्थान कहाँ है और कहाँ कौन सी नदी गिरती है और किस देश में बहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में जानेंगे कि विश्व में कौन सी जलधारा किस दिशा में चलती है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पास विश्व का मैप रखिएगा और उसमें जो जलधाराएं हैं उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम पॉइंटों को डिस्कशन करेंगे और आप अपने मैप में उन्हें देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी पॉइंट बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, तो उन्हें हम याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नाउ स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि हम समझ लेते हैं कि महासागरीय जलधाराएं महासागरों में नदियों के समान होते हैं। ठीक है, तथा एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। जलधाराएं महासागर में अपनी स्थिति अनुसार गर्म और ठंडी हो सकती हैं, यानी इन्हें स्थिति के अनुसार ही जो जलधाराएं होती है वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती है। ठीक है, तो उनके बारे में समझते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जलधाराएं अपने साथ एक बड़ी मात्रा में जल प्रवाह करती हैं, जिससे इनके निकट पड़ने वाले स्थानों की वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो जलधाराएं हैं वो अपने साथ जल प्रवाह भी करती हैं, जिससे कि इनके स्थानों में पड़ने वाले जो स्थान हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, यानी विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं को बनने के 3 प्रमुख कारण हैं। यानी जो महासागरीय जलधाराएं बनती हैं तो उनका क्या कारण है, जो महासागरीय जलधाराएं बनती हैं तो उसका प्रमुख 3 पॉइंट हैं, जो कारण हैं, जो उनके बारे में जानते हैं कि क्यों जलधाराएं बनती हैं। तो यहाँ पर जो पहली जलधारा के बारे में जानते हैं, यानी पहली जो पॉइंट है जलधारा बनने का प्रमुख कारण, तो वो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर है कि पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का यानी पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रमुख कारण जलधारा बनने का है। तो यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जिससे महासागरीय जल इसके विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में बल महसूस करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जबकि इसके विपरीत जो जलधाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। ठीक है, और इसका हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस बल के कारण विस्फीतीय धाराएं वे जलधाराएं जो विस्फीत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में बनती हैं, यानी वे जो धाराएं जो विस्फीत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी में बनती हैं, उनके बारे में हम बात करें का जन्म होता है। ये जलधाराएं कोरियलिज्म बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये भी एक आपको पॉइंट याद रखना है कि जो जलधारा बनने का कारण है वो पहला है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती हैं, तो जिस कारण से जलधाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर करती हैं। और ये कौन सी जलधाराएं, वो आपकी विस्फीत रेखा पे जो 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब ये कोरियलिज्म बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी जो विस्फीत रेखा है इसकी उत्तरी ओर है, इसकी दाईं ओर मुड़ जाएंगी, जबकि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं ओर मुड़ जाएंगी। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि विस्फीत रेखा पे जो 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी में जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें स्थिति बनती हैं, वो जब कोरियलिज्म बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो एक प्रमुख कारण है कि जलधाराओं बनने का प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्री हवाओं के कारण, समुद्री हवाएं चलती तो उनके कारण भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो लिखा है पॉइंट है कि समुद्री सतह पर चलने वाली हवाएं अपने साथ ऊपरी सतह के जल को भी गति देते हुए चलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो समुद्री हवाएं होती हैं, जैसे कि ये पानी भरा हुआ है, तो इस पर जब हवाएं चलेंगी तो इन पे सतह से जल के साथ टकराएंगी तो उस जल को भी अपने साथ ले जाएंगी। ठीक है, तो वही
वही लिखा है कि समुद्री सतह पर चलने वाली हवाएं अपने साथ ऊपरी सतह के जल को भी गति देती हुई चलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, दो पॉइंट हैं जलधारा उत्पन्न होने का कारण। तो पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की घूर्णन और दूसरा है समुद्री हवाओं के कारण। हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि तापमान में भिन्नता के कारण, यानी तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जलधाराएं उत्पन्न होने का तीनों पॉइंट हैं कि पृथ्वी की घूर्णन, दूसरा है समुद्री हवाओं के कारण, तीसरा है ताप में भिन्नता के कारण। तो ताप में भिन्नता के कारण के हम देख लेते हैं कि विषुवत रेखा पर वर्ष वर्ष सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में यदि सूर्य जाए या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जाए, लेकिन जो विषुवत रेखा है वहाँ पर साल भर जो सूर्य की किरणें वो लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ महासागरीय जल गर्म होकर ध्रुवों की तरफ बहने लगता है। यानी जो विषुवत रेखा का जो जल गर्म होता है वो स्वाभाविक है कि वो विषुवत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगता है, और इसकी जगह लेने के लिए ध्रुवों से ठंडा जल जो ठंडा महासागरीय जल आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जलधाराओं की गति करने लगती हैं। यानी जब गर्म होता है जल विषुवत रेखा पर, तो ये जो जल है वो ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। जब ये यहाँ का स्थान खाली होगा गर्म जल का, तो यहाँ से जो विषुवत रेखा जो ध्रुवों पर जल है वो इधर विषुवत रेखा की ओर आएगा इस स्थान को भरने के लिए। तो जिस कारण से इनमें भी जो जलधाराएं तो उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। तो ठीक है, तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती है। यानी महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न की तो आप तीनों कारण समझ गए हैं, लेकिन जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो दो प्रकार की जलधाराएं होती है। तो वो कौन कौन सी? एक तो गर्म होती है और एक ठंडी। तो गर्म जलधारा कौन सी होती है, तो ठंडी जलधारा कौन सी होती है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि गर्म जलधारा के बारे में जानते हैं। तो यानी गर्म जलधारा, ये जलधारा विषुवत रेखा से क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई जलधारा आपको मालूम हो, यदि उसे पूछा जाए कि गर्म जलधारा किस दिशा से किस दिशा में चलती है, तो ये आपको 100% ये याद रखना है कि जो गर्म जलधारा होती है वो हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि कोई भी गर्म जलधारा है यदि, तो उसका मतलब है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रही है। अब उत्तरी गोलार्ध में चल रही हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हो, लेकिन यदि गर्म जलधारा है तो विषुवत रेखा से ही चलना प्रारंभ करेगी। तो ठीक है, आप समझ गए कि ये जलधारा विषुवत रेखा के क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। इन जलधाराओं का पानी गर्म होता है, अतः ये जलधाराएं अपने पास पड़ने वाले क्षेत्रों को तापमान बढ़ा देती हैं। यानी जब ये जलधाराएं ध्रुवों की तरफ बहती हैं तो इनके जलधाराओं के बीच में जो भी स्थान आते हैं वो स्थान गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं ठंडी जलधारा के बारे में बात करें तो ये जलधारा ध्रुवों क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर तरफ चलती। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ठंडी जलधारा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती, तो आपको स्वाभाविक रूप से याद रखना है कि जो ठंडी जलधारा है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ही चलेगी हमेशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंततः ये जलधाराएं अपने पास पड़ने वाले क्षेत्रों को तापमान घटा देती हैं। जब भी ये जलधारा ठंडी जलधारा जिस स्थान से गुजरेंगी वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो उन्हें घटा देगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, जबकि ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जलधाराएं जो दी गई हैं वो कौन सी जलधारा कैसी हैं उनके बारे में जानते हैं। यानी यहाँ पर जलधारा का नाम दिया गया है, महासागर का नाम दिया गया है, और कौन सी गर्म है या ठंडी उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखी हुई है पहली जलधारा यानी उत्तरी विषुवत जलधारा प्रशांत महासागर में गर्म का मतलब आप समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा से हमेशा ये उत्तर की दिशा में तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आप अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि प्रशांत महासागर में जो उत्तरी विषुवत जलधारा है वो किस दिशा से जा रही है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुवों की तरफ चल रही है, क्योंकि ये गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा का मतलब है कि यहाँ पर सूर्य की किरणों के लंबवत साल भर पड़ने के कारण यहाँ पर जो जल है वो गर्म हो गया, और इस गर्म जल को प्रवाहित होने की दिशा क्या है? ध्रुवों की तरफ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं
क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा के बारे में जानते हैं, ये भी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, आप प्रशांत महासागर है लेकिन इनकी स्थिति देखिएगा कि किस महाद्वीप के पास में है। तो ठीक है, आप उन्हें मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं, आप उन्हें मैप में देखिए और उनसे इससे क्या होता है कि जब आप विजुअलाइजेशन के तहत किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी पढ़ाई कीजिए तो वो यदि आपको लगता हो कि उसमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है तो उसमें हमेशा ही प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपकी जो मानव शक्ति, श्रवण शक्ति होती है वो बहुत ही एब्जॉर्ब करती है नॉलेज को, जिससे आपको जो आपकी क्षमता है नॉलेज ग्रहण करने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्यूरोसियो जलधारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर में चलती है और गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा का मतलब है कि ये विषुवत रेखा से चलती है। ठीक है, और ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक है, हम यहाँ पर तीसरी देखते हैं, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। ये भी प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा का मतलब है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। चौथी है अलास्का जलधारा, प्रशांत महासागर में चलती है, गर्म जलधारा। चौथी आपकी यहाँ पर लिखी है एलिनिनो जलधारा। एलिनिनो जलधारा के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर ये भी प्रशांत महासागर में है और गर्म जलधारा। गर्म जलधारा का मतलब हुआ कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रही है। और जो सातवीं जलधारा है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। ये भी प्रशांत महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा का मतलब समझ गए हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। और यहाँ पर आठवीं जलधारा है क्यूराइल जलधारा, यानी प्रशांत महासागर में चलती है लेकिन ठंडी जलधारा है। ठंडी का मतलब हुआ कि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही है। ठीक है, और नौवीं देख लेते कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया किधर, उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रही है। आप अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर में चलती है, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा का मतलब है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चल रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही है। ठीक है, और जो 10वीं है हम्बोल्ट यानी पेरू। ठीक है, जलधारा ये भी आपको याद रखना कि हम्बोल्ट जलधारा जो आपकी है वो प्रशांत महासागर में चलती है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ठंडी जलधारा हमेशा ही ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। हम ये आपको क्यों रिपीट करा रहे हैं कि गर्म जलधारा विषुवत रेखा से हमेशा ध्रुवों की ओर चलेगी और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ठंडी जलधारा चलेगी। इसलिए आपको ये माइंड में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि जो ठंडी जलधारा होगी तो वो हमेशा ही ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो 11वीं जलधारा है वो आपकी है उत्तरी विषुवत जलधारा, जो अटलांटिक महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। और एंटीलिज जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। और फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गर्म जलधारा का मतलब है कि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उनकी जो दिशा है वो दिशा यानी जो जल प्रवाह की दिशा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 15वीं जो जलधारा है वो दक्षिण विषुवत जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। और इरमिंजर जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आप अपने मैप में इन्हें देखने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। और अगली है लेब्राडोर जलधारा, वो भी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। ठंडी का मतलब हुआ कि विषुवत रेखा से ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही है। ठीक है, और अगली जलधारा के बारे में बात करें तो अगली जलधारा है वेनेजुला। वेनेजुला की जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में चलती है, ठंडी है। और कनारी जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में ठंडी है। और फॉकलैंड जलधारा के बारे में बात करें तो ये भी अटलांटिक महासागर में ठंडी है। ठंडी का मतलब क्या हो कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही है। ठीक है, आप अपने मैप में देखती जाइएगा। और अगली जलधारा है दक्षिण विषुवत जलधारा, जो हिंद महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा के बारे में बात करें तो हिंद महासागर में गर्म जलधारा है। तो ये कुछ जलधाराएं थी जो आपने हमारे साथ अध्ययन की। और
अगुलहास जलधारा के बारे में बात करें तो हिंद महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के बारे में बात करें तो ये भी हिंद महासागर में चलती है और ठंडी जलधारा है। तो आप ठंडी और गर्म जलधारा के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 25 जलधाराएं थी जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। उन्हें ये भी याद रखना है कि किस देश से प्रभावित होती, किस दिशा में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सभी महासागरों में महासागरीय जलधाराओं की दिशा कोरियलिज्म बल से निर्धारित होती है। यानी जो जलधाराओं की जो दिशा है वो किस बल से निर्धारित होती है, कोरियलिज्म बल से निर्धारित होती है। ठीक है, परंतु इसका अपवाद स्वरूप हिंद महासागर में उत्तरी भूभाग में जलधाराओं की दिशा मौसमी हवाओं द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो हवा जलधाराओं की दिशा है वो कोरियलिज्म बल के कारण होती है। लेकिन हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं की दिशा मौसमी हवाएं निर्धारित करती हैं कि किस दिशा में जलधाराएं चलेंगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट के बारे में हम बात करें तो विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी एवं पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, यानी हम बात करें इससे जैसे कि महाद्वीपों की बात हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें हम आपको आसानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत को जो पश्चिमी है, तो ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो जैसे कि आपका दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका की जो पश्चिमी है इधर आपकी कैसी चलेंगी, ठंडी जलधाराएं चलेंगी, जबकि पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलेंगी। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलेंगी, जबकि पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आसानी से कोई इस महाद्वीप में पश्चिमी जो तट पर होंगी वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर कि विषुवत रेखा के निकट जो विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी एवं पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जहां पर दो जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर प्लैंकटन नामक घास उगाती है, जिससे कि मछली उद्योग के लिए सहायक दशाएं उत्पन्न होती हैं। यानी जहां पर जो दो जलधाराएं यानी गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर जिस स्थान पर मिलती हैं तो वहाँ पर घास उग जाती है, उस स्थान को प्लैंकटन नामक घास उगाती है, जिस कारण उसे वहाँ पर मछली उद्योग की सहायक होती है। नहीं, जहाँ पर घास उगाएगी वहाँ पर मछली जो होती हैं वो अपने अंडे देती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उद्योग का भी काम होता है। इसके साथ ही गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है, जिससे कि जल यातायात प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यातायात जल में भी प्रभावित होने का प्रमुख कारण क्या है कि जलधाराओं की ठंडी और गर्म मिलने से वहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है, जिस कारण से जल यातायात प्रभावित होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज जलधारा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज जलधारा है, जो कि फ्लोरिडा जलधारा एवं एंटलीज जलधारा से मिलने से बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आप अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस महाद्वीप के पास की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराओं के बीच के शांत जल के क्षेत्र को सारगोसो सागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराओं के बीच को जो शांत जल क्षेत्र है उसे सारगोसो सागर कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं कि क्यूरोसियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या हमने बात की है कि क्यूरोसियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, समझ गए होंगे कि जलधाराओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो विश्व की जो प्रमुख जलधाराएं थी उनको हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो आप इनमें मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश भी किया आपने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हम बता दें कि यहाँ पर विश्व भूगोल है वो खत्म हो गया है, यही अंतिम वीडियो थी। अब हम यहाँ पर अगली सीरीज के अंतर्गत इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है,
तो यहाँ पर विश्व भूगोल का अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि विश्व भूगोल यही अंतिम वीडियो थी जिसमें मैंने सभी जितने भूगोल से संबंधित जो भी पॉइंट थे, तो इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने अध्ययन किया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने अध्ययन किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भूगोल से जितने पॉइंट थे वो सब क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर इतिहास की वीडियो शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।